मैं अपने कमरे से उठकर मैडम के कमरे के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा। जैसे ही मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आ रही रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। मैं दरवाजे पर ही कुछ देर खड़ा रहा, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो वापस अपने कमरे में लौट आया। उस रात इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन फिर थक कर सो गया। सुबह हुई तो मैं हमेशा की तरह अपने कामों में व्यस्त हो गया, मगर आज भी मैडम के चेहरे पर वही उदासी साफ झलक रही थी। उनकी यह हालत मुझे बार बार हैरान कर रही थी। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा उनके पास गया और धीरे से पूछा, मैडम, आखिर बात क्या है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप बहुत परेशान रहती हैं। पहले तो आप ऐसी नहीं थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया है? मेरी बात सुनकर वह बोली, राजीव, तुम ये सब जानकर क्या करोगे? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो और तुम अपना काम पर ध्यान दो। जब वक्त आएगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, क्योंकि तुम अच्छे और नेक इंसान हो, जिन पर मैं भरोसा करती हूँ। उनकी यह बात सुनकर मैं चुप हो गया। आखिर वह मेरी मालिक थी। उन्होंने हमेशा मेरा भला ही किया था और कभी मुझसे बुरा व्यवहार नहीं किया था। इसलिए मैंने उनकी बात का सम्मान किया और फिर अपने काम में लग गया। लेकिन अब मेरे भीतर अजीब सी हलचल रहने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं अपनी मैडम से मोहब्बत करने लगा हूँ, लेकिन इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि उनसे ये कह पाता। उस रात जब मैं अपने कमरे में था, तो मुझे फिर से मैडम की वही सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। इस बार मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो, अब मैं इसके पीछे की वजह जानकर ही रहूंगा। मैं धीरे से अपने कमरे से निकला और मैडम के कमरे के दरवाजे तक गया। वहां जाकर मैंने फिर दस्तक दी और थोड़ी देर रुक गया। दरवाजा न खुलने पर जब मैं वापस अपने कमरे की ओर लौटने लगा, तभी अचानक मैडम का दरवाजा खुला। मैंने पलटकर देखा, वह एक नाइटी पहने दरवाजे पर खड़ी थी। उनका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। वह बोली, क्या बात है राजीव, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैडम, आपकी यह उदासी अब मुझसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए मैं ये जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि आखिर बात क्या है। मेरी बात सुनकर मैडम ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और अपने कमरे के अंदर ले गई। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मैं उनके कहने पर उनके बिस्तर पर ही बैठ गया। मैंने फिर उनसे विनती की, अब तो बताए मैडम, आखिर बात क्या है? मेरी जिद पर उन्होंने कहना शुरू किया, राजीव, मैं एक अनाथ हूँ। जब मैं सिर्फ 6 साल की थी, तब मुझे एक आदमी ने गोद लिया था। उसका भी कोई अपना नहीं था। वह मुझे घर ले आया और बहुत प्यार से रखा। उन्होंने मुझे माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। मैं उन्हें बाबा कहने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मैं 19 साल की हो गई। मैं देखने में काफी सुंदर थी, इसलिए कॉलेज के बहुत से लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे दूरी बनाए रखती और अपने आप को बचाती रही। फिर अचानक एक दिन मेरे बाबा का देहांत हो गया। उस दिन मैं फिर से अनाथ हो गई। उनका ये घर और थोड़े बहुत पैसे मेरे हिस्से में रह गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। इसी दौरान एक लड़के से मुझे प्यार हो गया। वह मुझे बड़े बड़े ख्वाब दिखाता था। मैं भी उसकी बातों में खोई रहती और आने वाली जिंदगी के सपने देखने लगी। वह मुझे कभी होटल ले जाता, कभी सुनसान जगहों पर ले जाता। वहां जाकर वह मेरी भावनाओं का फायदा उठाने लगा। मैं उसे रोकती तो वह कहता, हम शादी करने वाले हैं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातों पर भरोसा करके मैं भी चुप हो जाती। लेकिन कुछ महीनों बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये जानकर मैं डर गई और घबरा गई। एक दिन मैंने उस लड़के को बुलाकर सब कुछ बता दिया। मैंने उससे कहा, चलो अब हम शादी कर लेते हैं। बिना शादी के मैं माँ कैसे बन पाऊंगी? ये समाज क्या कहेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। लेकिन उस लड़के ने शादी से साफ इनकार कर दिया। उसने मुझे उसी हालत में छोड़ दिया और हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चला गया। धीरे धीरे यह बात सबको पता चल गई कि मैं बिना शादी के माँ बनने वाली हूँ। लोग मुझे ताने देने लगे। कुछ लड़के तो मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश करने लगे। मजबूरी में मैंने घर से निकलना बंद कर दिया। लेकिन मैं कब तक खुद को कैद रखती? हर दिन रोती बिलखती, लेकिन मेरी भावनाओं को समझने वाला कोई नहीं था। आखिरकार मैंने सोच समझकर एक फैसला लिया और अपना पेट साफ करवा लिया। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना था। ये समाज एक कमजोर और बेसहारा लड़की पर तो अत्याचार कर सकता है, लेकिन एक मजबूत और कामयाब लड़की पर नहीं। उसके बाद कई दिन मैं घर में पड़ी रही, सोचती रही कि अब आगे क्या करूं। इसी तरह वक्त गुजरता गया और मेरी शादी की उम्र आ गई, लेकिन न तो मेरे आगे कोई था और न ही पीछे। शादी भी मुझे अपने ही दम पर करनी थी।
इसी वजह से मैंने बाहर कुछ लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी, लेकिन वे सब भी मेरे जिस्म के ही भूखे निकले। जिससे मैंने दोस्ती की, सबने मेरा इस्तेमाल किया। जब मैंने शादी की बात चलाई तो सबने मुझे अनाथ और बदचलन कहकर शादी से इनकार कर दिया। अपनी इसी हालत की वजह से मैं टूटती चली गई। फिर एक दिन मैंने जगह बदल दी और वहां से यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद मैंने एक पार्ट टाइम नौकरी ढूंढकर काम करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी आगे बढ़ाई। वक्त गुजरता गया और अपनी काबिलियत के दम पर मैं एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर पहुंच गई, जहां आज भी काम कर रही हूं। वहां कई लोगों ने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन जब उन्हें यह मालूम हुआ कि मैं एक अनाथ हूं, तो उन्होंने भी साफ मना कर दिया। इसका मुझ पर गहरा असर हुआ और मैं बीमार रहने लगी। काम पर जाती तो सबके सामने हंसती, लेकिन भीतर कितना दर्द था, ये सिर्फ मैं जानती थी। मैं जवान हो चुकी थी, मेरे अंदर भी एक औरत की भावनाएं जाग उठी थी। मैं चाहती थी कि शादी करूं, अपना घर बसाऊं और अपनी सारी इच्छाएं अपने पति के साथ पूरी करूं। मगर धीरे धीरे मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरी शादी अब कभी नहीं होगी। मैं शायद बिन ब्याही ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। एक दिन मैं अपने काम पर इन्हीं सब बातों को लेकर बेहद परेशान थी। तभी अचानक मेरे सीने में तेज दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे डिप्रेशन की गंभीर समस्या है और अगर मैंने अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तो यह मेरे शारीरिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित कर सकती है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा मेरी जिंदगी में अब कुछ भी बचा नहीं है। डॉक्टर ने दवाइयां दी और समझाया कि मुझे अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने होंगे। मैं घर तो लौट आई, लेकिन उदासी अब भी मेरे साथ साथ चल रही थी। कुछ दिन बाद मुझे याद आया कि राजीव ने एक बार मुझसे मेरे दुख का कारण पूछा था। उसकी ईमानदारी और साफ दिल स्वभाव ने मुझे छुआ था। मैंने सोचा, शायद वही इंसान है जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। उस रात जब राजीव मेरे कमरे में आया, तो मैंने हिम्मत जुटाकर उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। जैसे जैसे मैं अपने दर्द और दुखों को बयान करती गई, वैसे वैसे मेरे भीतर का बोझ हल्का होता गया। राजीव चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी हमदर्दी थी और उसके चेहरे पर न कोई निर्णय था, न कोई आलोचना। जब मैंने अपनी बात खत्म की, उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, मैडम, आप बहुत मजबूत महिला हैं। आपने अकेले इतने तूफानों का सामना किया है। अब आप अकेली नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। उसकी आवाज की सच्चाई ने मुझे भीतर तक छू लिया। पहली बार लगा कि कोई है जो मुझे सच में समझता है। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। उसने मुझे अपने परिवार और बहन की शादी की जिम्मेदारियों के बारे में बताया। उसकी मेहनत और लगन ने मुझे बेहद प्रभावित किया। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगे। राजीव में मुझे वह सहारा और सम्मान मिला जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण या सामाजिक मान्यता नहीं है, बल्कि समझ, विश्वास और आपसी सम्मान का बंधन है। राजीव ने मेरे अतीत को अपनाया और मेरे भविष्य को संवारने का वादा किया। एक दिन मैंने उससे कहा, राजीव, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वह मुस्कुराया, मेरा हाथ थामा और बोला, मैडम, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। इसके बाद हमने अपने परिवारों से बात की। शुरुआत में मेरी अनाथ होने की सच्चाई को लेकर थोड़ी झिझक हुई, लेकिन राजीव की माँ और बहन ने मुझे खुले दिल से अपना लिया। वे समझ गए थे कि राजीव के लिए मैं कितनी अहमियत रखती हूँ। आखिरकार हमने सादगी से शादी कर ली। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई है। राजीव ने मुझे वह प्यार, इज्जत और खुशी दी जिसकी मैं हमेशा से हकदार थी। मुझे यकीन हो गया कि अब मेरा असली जीवन शुरू हुआ है।